गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग कोर्स आपका 303 यानी कोर कोर्स जो होता है उसका आज क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो कि आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। 12th क्लास का है, 20 और 21 का। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड टर्म का पेपर होगा, तो आप लोग इसे देखेंगे। पेपर एज इट इज़ तो कभी नहीं रहता, लेकिन हाँ, इससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह से आपका क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। तो आपके क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा, किस तरह से होगा, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। वैसे हम कह सकते हैं कि ये प्री बोर्ड का है। इसके अलावा मैंने आप लोगों का सिलेबस भी डिस्कस कर लिया है, तो आप लोग सिलेबस वाली वीडियो भी देख लेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। फिर आप उसके हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आपका कोर्स का कोड क्या रहने वाला है, 303। और अगर आपका 003 उर्दू इलेक्टिव है तो उसका भी मैंने सिलेबस और सब कुछ अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। उसका भी क्वेश्चन पेपर मैंने आपको सॉल्व कराया है। अब देखिए, ये आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। ये मैं अभी पहले क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी आपके साथ और लास्ट में वीडियो के एंड में जाके मैं आपको आंसर्स दिखाऊंगी इसके। ठीक है, ये आपका 40 मार्क्स का रहने वाला है, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का होगा। सेकंड टर्म का है, उर्दू सब्जेक्ट का है। यह हिदायत दी गई है मुतज़ज़र सवालात के जवाब हर हिस्से में मौजूद हिदायत के मुताबिक तहरीर कीजिए, यानी कि हर हिस्से में आपको कोई ना कोई हिदायत दी होगी और उसी हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए ही आपको आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, पहला हिस्सा 10 मार्क का है, हिस्सा अलिफ। इसमें यहाँ लिखा है सवाल नंबर 1, दर्जज़ेर आपके गैर दरसी इख्तिबासात में से किसी एक का आपको इंतखाब करना है और उसमें मौजूद सवालों के जवाब देने हैं। ये आपका 5 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये हिदायत करने वाली हूँ कि आप लोग ये पैराग्राफ को खुद से पढ़िए। ये जो आपका इख्तिबास है इसको पढ़िए अच्छे से, और पढ़ने के बाद अब आप क्या काम कीजिए, यहाँ जो आपको सवाल दिए गए हैं 4 और एक ये नीचे दिया गया है 5, ये पाँचों सवाल के अपने आप इसके जवाब लिखिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इससे मौजूद होती हैं। आपको पता है यहाँ लिखा है हाल ही कहाँ पैदा हुए। अब आपने इख्तिबास पढ़ा है तो आपको पता होगा कि दिल्ली के करीब पानीपत मशहूर तारीख़ी मुकाम है, यहीं इनका क्या हुआ, हाल ही पैदा हुए। तो कहाँ पैदा हुए, तो आप बता सकते हैं भाई पानीपत में पैदा हुए। ठीक है, तो इस तरह से ये आप पढ़िए और इसके ही जवाब दीजिए। ठीक है, मैं इख्तिबास नहीं पढ़ने वाली हूँ। अब दूसरा जो है ये देखिए, पहला ये वाला जो इख्तिबास था इसको हम लोग कहते हैं नसरी इख्तिबास। क्या कहते हैं, नसरी इख्तिबास। ये नसरी इख्तिबास है, ये नस्र है। ठीक है, अब ये जो दूसरा आपका है ये आपका कहलाता है शेरी इख्तिबास। क्या कहलाता है, शेरी इख्तिबास। ठीक है, इसमें आपको कुछ अशार दिए जाते हैं, उन्हें पढ़ के उसके बाद यहाँ जो आपको ये सवाल दिए जाते हैं इनके आपको जवाब देने होते हैं। ठीक है बेटा, इसकी टाइपिंग जो है बड़ी ऑड सी है, मैं समझ सकती हूँ आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन कोशिश कीजिए क्योंकि अब इस वक्त यही मौजूद है सीबीएसई की वेबसाइट पर, तो मैंने आप लोगों को यही सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक करना था। अब दूसरा सवाल, ये भी आपका 5 नंबर का सवाल है। इसमें आपका ये दरसी इख्तिबास आते हैं, यानी आपकी किताब से लिए गए हैं और इसमें से किसी एक का इंतखाब करना है और उसमें जो मौजूद सवाल है उनके आपको जवाब देने हैं। ये देखिए, ये आपका 5 नंबर का है। तो पहला आपका ये नसरी इख्तिबास है, इसे आप पढ़ लीजिए। ये रहा, मैं आपका ये देखिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे पढ़ लीजिए और उसके बाद यहाँ आपको ये 5 सवाल दिए गए हैं, इनके आपको जवाब तहरीर करने हैं। ठीक है, अगर आप शेरी इख्तिबास को पढ़ना चाहते हैं तो ये रहा आपका शेरी इख्तिबास, इसे पढ़िए और ये इसके सवाल हैं, आप इन्हें तहरीर कीजिए। वैसे मैं आपसे यही कहूँगी कि आप नसरी और शेरी दोनों इख्तिबासात को पढ़ें और उसके बाद अपने आप जवाब दें, ताकि आपको पता रहे कि आप कितना कर सकते हैं। तो बेटा, अगर आप ये सिर्फ इख्तिबास को ही अच्छे से कर लेते हैं तो 10 मार्क्स तो आपको यहाँ पे सीधे मिल जाएंगे 40 में से, है ना। अब क्या है आगे का देखते हैं। यहाँ पे पार्ट बी आता है, ये आपका 18 मार्क्स का है। इसमें 6 क्वेश्चन होंगे 3-3 मार्क्स के। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है मंदरजा सवालात में से सिर्फ 6 सवालों के जवाब उर्दू में तहरीर कीजिए। ठीक है, और सवालों के नंबर जो है मसावी हैं, यानी कि सबके जो नंबर हैं वो बराबर हैं। ठीक है, तो अब यहाँ आपको कुल शायद 10 सवाल दिए गए, गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा सवाल नंबर 12 यानी 10। तो कुल आपको 10 सवाल दिए गए हैं, 10 में से कोई 6 आपको करना है। तो यहाँ आपके पास चॉइस है, लेकिन अभी मैं आपसे ये कहूँगी कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको सारे सवाल करने चाहिए। ठीक है,
अब देखिए ये वाली जो आपकी बुक है ना, इसकी जो आपकी बुक है मेरे जहन से नाम निकल रहा है, ये वाली बुक मैंने अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाई है। जो दूसरी बुक है वो मैंने पढ़ा दी है, ये वाली बुक अभी नहीं पढ़ाई गई है। तो लेकिन इसमें जो चीज़ें हैं जैसे कि नॉवेल की तारीफ़ क्या है, नॉवेल किसे कहते हैं, तो ये तो दोनों में कोर्स ए हो या कोर्स बी यानी कोर कोर्स हो या फिर इलेक्टिव कोर्स हो, दोनों में सेम है। तो ये चीज़ें कुछ मैंने इसमें पढ़ाई हैं, तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं चैनल पर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप अपनी चीज़ें ले लेंगे जो आपको लगता है कि मेरे काम की है, वो आप उसमें से पढ़ लेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ग्रामर की है, उर्दू कवायद और इंशा की अलग से है, बेसिक ग्रामर की अलग से है ना। तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे वो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल आपको लिखा है, उर्दू के 2 अहम नावल निगारों के नाम लिखिए। अब 2 अहम नावल निगार कौन है बताइए? प्रेमचंद हो गए, क़ुर्रतुल ऐन हैदर हो गई, है ना। इस तरह से जो नॉवेल निगार हैं उनके आप नाम लिख सकते हैं। कृष्णचंद हो गए, बहुत सारे नॉवेल निगार हैं। नॉवेल निगार कहा किसे जाता है बेटा? जो नॉवेल लिखता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका पाबंद नज़्म किसे कहते हैं, तो ये भी मैंने वीडियो बना दी है। पाबंद नज़्म किसे कहा जाता है, आज़ाद नज़्म किसे कहा जाता है, नज़्म मुअर्रा क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बना दी हैं वीडियोस, तो आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, साहिल लुधियानवी किस रिसालों के एडिटर रहे, यानी कि कौन कौन से रिसाले थे जिसके वो एडिटर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी बुक में मौजूद होगा, ये आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी आंसर मैं अभी आपको दिखाऊंगी। आप लोग ये क्वेश्चंस देखिए, पहले 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। एग्ज़ाम के बारे में मैं बता रही हूँ, एग्ज़ाम में इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, आप 10 क्वेश्चन में पढ़ेंगे, फिर जो क्वेश्चन आप सबसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं वो 6 आप चॉइस करके करेंगे, है ना। ये नहीं आप शुरू के 4-5 कर लें और पता चले टेढ़े मेढ़े कैसे भी कर लिए और पता चले नीचे के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको आते थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले आप क्वेश्चंस को रीड आउट कीजिए, जो क्वेश्चन सबसे अच्छे से आपको आते हैं, जिनके आंसर आप बहुत अच्छे से तहरीर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आप उन क्वेश्चंस को कीजिएगा, ओके। और क्योंकि ये प्रैक्टिस पेपर है तो यहाँ आप सारे क्वेश्चन कर लें तो बेहतर है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ आपको लिखा हुआ है, साहिल लुधियानवी की नज़्म पर अच्छा परछाइयाँ जो है का मरकज़ी ख्याल क्या है। इन्होंने जो एक नज़्म लिखी है परछाइयाँ, ठीक है, उस नज़्म का मरकज़ी ख्याल क्या है, यानी उसका मेन उसे बोलने का, उनको वो नज़्म तहरीर करने का मतलब क्या था, मकसद क्या था, उसका मेन ख्याल क्या है, ठीक है, ये आपको लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अफसाने की तारीफ़ लिखिए, तो ये भी मैंने करा दिया इसी तरह से। नॉवेल की तारीफ़, ड्रामे की तारीफ़, ये सब चीज़ें मैंने करा दी हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। 9वें नंबर पे सवाल है कि भाई इनकी जिन्स बताइए। देखिए अब आप समझेंगे मैम ये क्या हो गया, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। तो बेटा जिन्स का मतलब यही होता है कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ठीक है। और इसको बताने का सबसे आसान तरीका होता है कि जो लफ्ज़ आपको दिया गया है आप उसको सेंटेंस में पढ़ लीजिए अपने आप से, तो आपको पता चल जाएगा कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। अब देखिए यहाँ लिखा है जवानी, है ना, तो आप क्या कहेंगे, जवानी आ गया या जवानी आ गई, तो जवानी आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुई, मुअन्नस हुई, ठीक है। उम्र, तो अब क्या होगा, उम्र बढ़ गई या उम्र बढ़ गया, तो उम्र बढ़ गई, तो ये क्या हो गया, ये भी मुअन्नस हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिखा है बचपन, तो क्या बचपन गुजर गया या बचपन गुजर गई, तो बचपन गुजर गया, है ना। मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा, है ना, अच्छा गुजरा या अच्छी गुजरी, अच्छा गुजरा, तो ये क्या हो गया, मुज़क्कर हो गया, है ना, आसान। तो इस तरह से आप अपने दिमाग में क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि भाई वो क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस, ठीक। कभी कदार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है मुज़क्कर मुअन्नस को छाटिए, कभी कदार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि भाई इसके मुज़क्कर के मुअन्नस लिखिए, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हाँ, मुतज़ाद को जो है आजकल ज़िद भी लिख के आ रहा है, तज़ाद, देखिए मुतज़ाद तो आपका लिखा ही जाता है ना, इसके अलावा ज़िद लिख के आ जाए या तज़ाद लिख के आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबके मतलब उल्टे होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि बच्चे अभी पिछले दिनों काफ़ी बच्चों ने ये गलती करी है कि वो ज़िद लिख के आ गया, वो बता ही नहीं पाए कि ज़िद का क्या मतलब होता है और वो क्वेश्चन छोड़ दिया है। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पहले आपको वो क्वेश्चन करने जो बहुत अच्छे से आपको आते हैं, फिर जो आपको थोड़े बहुत आते हैं, लास्ट में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो बिल्कुल नहीं आते हैं, है ना। जो बिल्कुल नहीं आते हैं ऐसा नहीं आप उन्हें गोड़ेंगे, इसका मतलब ये है कि जो आपको नहीं आते हैं आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा है, मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ा है, आपके टीचर्स ने पढ़ाया है, कुछ कुछ आपके दिमाग में आता है उससे रिलेटेड, तो आप वो लिख देंगे,
है ना। छोड़ने से क्या होता है बेटा, आपके पूरे नंबर कट जाते हैं। कुछ आप थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता भी लिखते हैं तो आपको एक आध नंबर मिल जाता है, ठीक है। अब ये नहीं है कि पूछा जाए आम और आप इमली लिखिए और फिर भी आपको नंबर मिल जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है तशबीह किसे कहते हैं। तो देखिए तशबीह, इस्तिआरा, यहाँ देखिए लिख के आ भी गया है, इस्तिआरे की मिसाल दीजिए। तो ये सब आपके क्या है, इल्म बयान में आते हैं। इल्म बयान की मैंने अलग से वीडियो बना दी है। अब आपसे तशबीह किसे कहते हैं पूछा जाता है अगर, तो आपको क्या करना होगा, पहले तारीफ़ बतानी होगी कि तशबीह कहते किसे हैं, उसके बाद उसका मिसाल के लिए कोई एक शेर पेश करना होगा, है ना। ऐसे ही इस्तिआरे के साथ भी आपको करना है, पहले आपको बताना है इस्तिआरा कहते किसे और उसके बाद फिर इस्तिआरे की मिसाल देनी है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, तशबीह कहते हैं किसी को किसी के बराबर बताना, जबकि इस्तिआरा होता है उसको हूबहू वही बता देना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं कहूँ कि मैंने आज शेर जैसा बहादुर लड़का देखा, तो ये हो गया तशबीह कि शेर जैसा बहादुर लड़का, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने आज शेर देखा, तो शेर का मतलब ये थोड़ी ना कि मैंने रियल में शेर देखा है, शेर मतलब क्या हुआ कि मैंने बहादुर लड़का देखा है ना। तो ये हो गया इस्तिआरा। जब मैं सीधा बोल दूं मैंने शेर देखा तो वो इस्तिआरा हो गया, मैं कहूँ मैंने शेर जैसा बहादुर लड़का देखा तो वो तशबीह हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, बाकी इनके पूरे आंसर्स आपको भी आंसर शीट में मैं दिखा ही दूंगी, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ये आपको लिखा है मुहावरों के माने बताइए। अच्छा, क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। कभी कदार सिर्फ माने पूछे जाते हैं, कभी कदार ये भी पूछा जाता है कि मुहावरों के माने बताते हुए उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो आप सोचते हैं कि सिर्फ माने बताने और आधा आंसर लिख के आते हैं, फिर आपके आधे आधे नंबर कट जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है, ठीक है। आँख चुराना, सर दबाना, अच्छा ओखली में सर देना, ये पूरा एक है, ओखली में सर देना, ठीक है। आँख चुराना एक है, ओखली में सर देना एक है, और यहाँ पे दिल बुझना, है ना, तो ये अपना एक अलग मुहावरा है। तो आप इसे कर सकते हैं आसानी से, करिए फटाफट, मैं आंसर दिखाऊंगी फिर आप आंसर्स को टैली कर लीजिएगा। अब ये हिस्सा सी आता है, पार्ट सी, जिसे हमने हिस्सा जीम का है, ये 12 नंबर का है। इसमें आपको 6 सवाल करने होंगे, 2-2 नंबर के आपके 6 सवाल होंगे इसमें। वैसे सवाल तो आपके 10 ही होंगे टोटल, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवाल आपके पूरे 10 है, लेकिन आपको करने कोई 6 हैं। अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है नावल के अज़ाए तरकीबी लिखिए। तो जो मैंने जहाँ पे नॉवेल और अफसाना इनको कराया वहाँ पे इनके अज़ाए तरकीबी भी बताए हैं, तो हम वहाँ से देख सकते हैं। फिर लिखा मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है, बताइए जल्दी से उनका असल नाम क्या था, है ना। इसका लिखा नावल बेवा के 2 किरदारों के नाम लिखिए, कि नावल जो बेवा है किसकी है, प्रेमचंद की नावल है बेवा, है ना, उसके 2 किरदारों के नाम आपको बताने हैं। इसके बाद यहाँ देखा है चौकूफ किस मुल्क का बादशाह था, कौन से मुल्क का बादशाह था आपको बताने हैं। किलर की मौत किसका अफसाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है हाँ, बेवकूफ़ मोहम्मद बशीर की पैदाइश कहाँ हुई। इसके बाद मोहम्मद बशीर को किस खिताब से नवाजा गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखता है आपके जलती जहाड़ी किसकी कहानी है, तो आपको बता देना है भाई, है ना। निर्मल वर्मा किस ज़बान के अदीब हैं, यानी कौन सी भाषा में वो लिखते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है उर्दू में इंशाया की इब्तिदा किस रिसाले से होती है, तो आपको ये लिख देना है। तो ये सारे आपके सवाल थे, अब आप जल्दी जल्दी इनके जवाब दीजिए। बाकी मैं आपको सारे जवाब दिखा रही हूँ, अगर आपको लगता है कि हाँ आपके सही हैं, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने 22 सवालों में से कितने सवाल के जवाब सही दिए हैं और कितने आपके गलत रहे, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसके आंसर्स मिला लेते हैं। अब देखिए कि आपकी आंसर शीट है, ये भी आपको CBSE की तरफ से ही इशू कराई गई है, ठीक है। यहाँ देखिए टर्म सेकेंड पार्ट 1, तो अब आपने अगर देखिए यहाँ सारे आपको जवाब दिए गए हैं। हिस्सा अलिफ के पहले हिस्से के 5 जवाब ये रहे आपके, ठीक है। इसके बाद अगर आपने हिस्सा बे करा है तो उसके 5 जवाब ये रहे आपके, तो आप मैच कर लीजिए। इसके बाद अगर आपने सवाल नंबर 2 में अगर आपने हिस्सा अलिफ करा है तो आपके जवाब ये हैं सारे 5, और अगर आपने इसमें हिस्सा बे करा है तो आपके 5 जवाब ये मौजूद हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो आपके क्वेश्चन आंसर आ गए। अब इसमें जो आपका पहला सवाल था कि भाई नावल क्या है, तो यहाँ आपको देखिए जवाब दिया गया है कि नावल एक नस्री सिन्फ को कहा जाता है जिसमें एक मरतूब किस्से यानी कि मरबूत किस्सा यानी तसलसल से चलने वाले किस्से को बयान किया जाता है ना, जो एक वसी पस मंज़र में ज़िंदगी की तर्जुमानी करता है, यानी इसमें बहुत गहरा होता है, दोस्त उसके दोस्त है ना, और ज़िंदगी को बहुत गहराई से दिखाता है,
ठीक है। नॉवेल की अफरादी होती है, इसमें अलग अलग तरह की जो नॉवेल्स है वो हो सकती हैं, माशी भी हो सकती हैं, किसी कैरेक्टर के ऊपर भी हो सकती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि नॉवेल किसे कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ लिखा उर्दू के 2 अहम नॉवेल निगार आप लिख सकते हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नॉवेल निगार थे। इसके बाद अगर आपका अगला क्वेश्चन है तो यहाँ लिखा है किसी ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुक़र्रर उसूलों की पाबंदी की गई हो, इसे क्या कहते हैं, पाबंद नज़्म कहते हैं, जिसमें रदीफ़ काफ़िये और आपकी जो बहर है उसकी पाबंदी हो। ठीक है, ये पाबंद नज़्म कहलाती है। अब इसी तरह से यहाँ देखिए आगे आपके साहिल लुधियानवी जी वाले क्वेश्चंस हैं या जो भी आपके हैं, ये सारे आपको क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप उसे मिला सकते हैं। यहाँ देखिए ये आपको बता भी दिया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें मुज़क्कर हैं और कौन सी मुअन्निस हैं। तो देखिए ये दोनों आपके मुअन्निस थे, मैंने बता दिया है ना, ये और ये देखिए ये मुज़क्कर हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं आसानी से, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ देखिए आपके तशबीह के तारीफ़ और इस्तिआरे की तारीफ़ और उसके एग्ज़ाम्पल दे दिए गए हैं, तो आप इसे कर लेंगे। मुहावरों का भी बता दिया गया है यहाँ पे। आँख चुराने का देखिए यहाँ लिखा है चश्म पोशी करना। ठीक है, ओखली में सर देना यानी कि क्या होता है, जानबूझकर खतरे को मोल लेना या खतरे में जाना। ठीक है, इसके बाद दिल बुझाना का मतलब होता है कि मतलब अफसूदा हो जाना, गमज़दा हो जाना, उदास हो जाना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो आपका हिस्सा सी है, इसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस थे ये सारे एग्जाम्पल यहाँ मतलब आंसर दे दिए गए हैं। उसके अज़ार तरकीबी क्या है, प्लाट, किरदार, मुकालमा, मरकज़ी ख़याल, मंजर निगारी, है ना, ज़बान और बयान, ये सब होगा इसके अज़ार तरकीबी। इसी के बाद मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। बेवा के 2 किरदार यहाँ पे प्रेमा और अमरनाथ हैं, है ना। और चेकूफ कहाँ का बादशाह था, रूस का बादशाह था। और दिक की बीमारी की वजह से उसकी मौत हुई थी। ठीक है, किलर की मौत किसका अफसाना है, चेखुफ का अफसाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है केरला में हुई थी। आप लिख लीजिए भाई, केरला में पैदा हुए थे। इनको कौन से खिताब से नवाजा गया था, पद्मश्री से नवाजा गया था। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आपका लिखा है जलती झाड़ी किसकी है, निर्मल वर्मा की कहानी है। निर्मल वर्मा हिंदी ज़बान के अदीब थे। ठीक है, उर्दू में इंशाया की इब्तिदा सर सैयद अहमद ख़ान के रिसाले तहज़ीबुल अखलाक से होती है। ठीक, तो ये आप लोग इसे कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ाई की ज़रूरत है, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। तो आपके जो भी चैप्टर आने वाले हैं, वैसे मैंने इसका जो आपकी ये बुक है इसे करवाया या नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम आने वाले हैं तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस आएंगे सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम में बोर्ड के, मैं वो आप लोगों के चैप्टर्स करवा दूँगी, कोशिश करूँगी कि भाई हो जाए। ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो आप लोग के पास बुक्स और किताबें जो भी हैं सब मौजूद हैं, आप लोग अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई कीजिए। मैं सिलेबस डाल देती हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारियाँ शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आइएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को खूब कामयाबी से नवाजे, लेकिन सब चीज़ों की शर्त यही है कि मेहनत आपको ही करनी है। ठीक है, तो मेहनत कीजिए। चलिए, तो वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।